नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको अनुस्वार के विषय में पढ़ाऊंगी, सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है, आप देख रहे हैं कि अनुस्वार, सबसे पहले मैं अनुस्वार का अर्थ क्लियर करूंगी कि अनुस्वार मीन्स होता क्या है। तो देखिए, अनु मीन्स क्या हो जाएगा, पीछे। स्वर को आप स्वर से ले लीजिए, और सवार भी कह सकते हैं अपनी देसी भाषा में। स्वर यानी स्वर के पीछे जो ध्वनि उच्चारित होती है उसे क्या कहते हैं, अनुस्वार। यानी देखिए, स्वर के पीछे जो ध्वनि उच्चारित होती है उसे कहते हैं अनुस्वार। इसका हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार का रूप ऐसे है, हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं अनुस्वार। ये आया आ, स्वर है, और स्वर के पीछे देखिए ये ध्वनि उच्चारित होती है, लेकिन सवार कहाँ रहता है, शिरोरेखा के ऊपर, अनुस्वार। तो ये है हमारा अन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिंदी वर्ड वाला में अन और आहा दो ऐसे वर्ड है जिन्हें अयोगवाह भी कहते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है, अनुस्वार। सबसे पहले हम लोग इसके विषय में अध्ययन करेंगे आज की वीडियो में। अनुस्वार, स्वर के पीछे जो सवार रहता है और उसे क्या कहते हैं, अनुस्वार। स्वर के पीछे यानी जो स्वर के बाद जिसकी ध्वनि निकले, जैसे अन, ये इस बिंदी की ध्वनि है, ना में निकल रही है, अन बोलते हैं ना। तो स्वर के पीछे जो रहता है, जिसकी ध्वनि निकले, उसे कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार देखिए दोस्तों, ना तो ये पूर्ण रूप में स्वर है, न ही पूर्ण रूप में ये व्यंजन है, इसीलिए इसको अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। और शब्दों में इसका प्रयोग किस प्रकार से होता है, आप देख लीजिए इसका निशान। शब्दों में किसी भी शब्द या किसी भी अक्षर पे इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, एक शिरोरेखा पे बिंदी लगा करके इसका प्रयोग करते हैं। मैं इसको सर्कल में कर देती हूँ, बिंदी लगा के इसका प्रयोग कर देते हैं। अब देखिए, मैं अयोगवाह को सिद्ध करूंगी कि विद्वानों ने किस प्रकार से इसका नाम अयोगवाह रखा। अयोग मीन्स जिसका योग ना हो, या तो जिसका मेल ना हो। तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, मेल नहीं है, मैं इसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अब देखिए, वाह, वह मीन्स क्या होता है, प्रशंसा सूचक शब्द है, प्रशंसा के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, प्रशंसनीय है। तो देखिए, इन दोनों को मिला देंगे हम, ये आपका इसका है, मेल नहीं है। देखिए, अयोग का क्या अर्थ हुआ, मेल नहीं है, और वाह का अर्थ फिर भी प्रशंसनीय है। यानी कि मैं इसको पूरा मिला के एक वाक्य के रूप में बोलती हूँ, अयोग वाह मीन्स क्या होगा, मेल नहीं है फिर भी प्रशंसनीय है। मतलब ये गुणों का भंडार है। क्या, अनुस्वार गुणों का भंडार है, विशेषताओं का भंडार है। विद्वानों ने कहा, अरे इसका मेल भी नहीं है फिर भी ये गुणों का भंडार है, बहुत ही प्रशंसनीय है, इसके बहुत ही निराले गुण है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसका शब्दों में प्रयोग करके इसकी विशेषताओं को देखते हैं, इसके गुणों को देखते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई इसलिए मैंने थोड़ा सा लिख दिया है। मैंने यहाँ पर लिखा है कवर्ग, चवर्ग, टावर्ग, तावर्ग, पावर्ग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग है, 5 वर्ग है। अब पांचों वर्ग का पंचमाक्षर है। तो मैंने इसे क्यों लिखा है अभी आपके समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा गंगा, अंगा आया बीच में, गंगा। फिर है मंच, इया आया बीच में, चा वर्ग का पंचमाक्षर आया इया, यहाँ पर का वर्ग का पंचमाक्षर आया अंगा। ये घंटा मैंने लिखा, घंटा में टा वर्ग का ला बीच में आया आधा घंटा में, अत्ता वर्ग का ना बीच में आया अंत में, और फिर पा वर्ग का माँ बीच में आया चंपा में। तो ये हमारा क्या है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये पूरे आपके अर्ध पंचमाक्षर हैं। सबसे पहले मैं इसका अनुस्वार का रूप, जो गंगा जैसे हम लोग लिखते हैं, मैं वो रूप सबसे पहले लिखूंगी।
आपका देखिए ये हुआ गंगा, ये है आपका मंच, ये है आपका घंटा, और ये आपका हो गया अंत, फिर आपका हो गया चंपा। तो देखिए सब में बिंदी लग गया, लेकिन इसका जो मूल रूप है यही है। इसमें अंगा का इसके अंगा ध्वनि ही है इसमें, और इसमें इया हो जाएगा, इया ही है। और घंटा में जो बिंदी लगी है वो ला ही है, घंटा। और अंत में जो बिंदी लगी है उसका ये ना ही है। और चंपा में भी जो बिंदी लगी है, देखिए चंपा में तो बिल्कुल खुल के ही सामने आ रही ध्वनि, चंपा, म ध्वनि। तो मैं यहाँ पे आपका पंचमाक्षर लिख दे रही हूँ। का वर्ग का अंगा बिंदी के रूप में हो गया प्रयोग। पंचमाक्षर को अंडरलाइन कर देती हूँ। ये है देखिए इसकी क्या है, विशेषताएं हैं, इसके गुण हैं। इन्होंने क्या कहा, वाह कहा, यानी ज़्यादा मेल नहीं खाता है, फिर भी ये क्या है, प्रशंसनीय है। देखिए दोस्तों, इसका प्रयोग होने से, अनुस्वार का प्रयोग होने से शब्दों के उच्चारण में स्वर रहित पंचमाक्षर की ध्वनि निकलती है। देखिए मैं आपको उच्चारित करके भी दिखाती हूँ। जैसे गंगा यानी अंगा, गंगा। देखिए अंग के अंगा, ये आपका क्या, कौन सी ध्वनि है, क ख ग घ अंगा आ गया। फिर मंच, चा छा जा झा इया, ये भी निकल रहे। फिर आपका देखिए घंटा, फिर आपके ला, ये ला छिपा हुआ है, इसमें हल्की ना की भी ध्वनि आ रही है, लेकिन क्योंकि परीक्षा में पूछ सकता है कि इसमें कौन से पंचमाक्षर का प्रयोग हुआ है, तो कुछ लोग तो नहीं पता होगा तो ना भी लिख सकते हैं, लेकिन ना क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ला ध्वनि ही रहेगी इसके अंतर्गत। चाहे आप कंठ भी लिख लीजिए, यहाँ अगर मैं कंठ भी लिखती हूँ तो ला ही ध्वनि आएगी। कंठ देखिए डंडा के अंदर भी आपकी ला ही ध्वनि आएगी। इसी प्रकार से जैसे गंगा है, फिर और भी मैं लिख दे रही हूँ अंक, अंग, तो इसमें अंगा ही है, बीच में अंगा ही छिपा हुआ है। ये जैसे मंच है, मंच के बाद आपका आएगा मंजन, चंचल, फिर आपका यहाँ पर अंत है, दंत लिख दीजिए। दंत में भी ना की ध्वनि आ रही है। अब यहाँ पर लिखेंगे अत्यंत, अत्यंत। अब आपके मन में एक क्वेश्चन भी होगा कि मैम ने तो अत्यंत इस तरह लिख दिया है, आ के ऊपर बिंदी नहीं लगाया, आधा ता लिखा है, फिर या के ऊपर बिंदी लगा के फिर पूरा ता लिख दिया। तो इसका भी दोस्तों एक नियम है, मैं अभी आपको थोड़ा सा इसको क्लियर कर लूँ तो मैं बताती हूँ आपको। अब देखिए जैसे चंपा है, फिर पंप, खंभा आदि शब्द बनते हैं। इसमें भी देखिए चंपा माँ निकल रही है, पंप में भी माँ ध्वनि, खंभा में भी माँ ध्वनि। तो देखा दोस्तों आपने अनुस्वार के कितने सारे गुण हैं। अभी और भी गुण मैं आपको अनुस्वार के दिखाती हूँ। तो दोस्तों इस हिसाब से आपने क्या जाना कि अनुस्वार है क्या। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला क्या है, व्यंजन है, जिसका प्रयोग किस प्रकार से होता है, अर्ध पंचमाक्षर के रूप में। ये आपका पूरा है, लेकिन ये देखिए इसमें अर्ध पंचमाक्षर लगा हुआ है। अब जब हम इसे उच्चारित करते हैं तो नाक के माध्यम से ये ध्वनियाँ निकलती है। देखिए अंगा, इया, ला, ना, मा। तो ये क्या है, आपने जाना कि अनुस्वार क्या है, स्वर के बाद आने वाला स्वर रहित व्यंजन है। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला स्वर रहित व्यंजन पंचमाक्षर है। तो दोस्तों आपका क्लियर हो गया होगा कि अनुस्वार है क्या चीज़, अनुस्वार का अर्थ क्या है, आपका ये भी क्लियर हुआ। आयोग वाह इसे क्यों कहा गया ये भी मैंने आपको बताया, किस प्रकार से इसका शब्दों में प्रयोग होता है ये भी मैंने आपको समझाया। और मैंने ये भी बताया कि अनुस्वार क्या है। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला स्वर रहित व्यंजन पंचमाक्षर है। स्वर रहित यानी आधा,
ये देखिए आधा प्रयोग हुआ है, पंचमाक्षर है और ये ध्वनि नाक से निकलती है। ये आपका ये नाक के प्रयोग से उच्चारित होता है। दोस्तों अब हम जानेंगे शब्द के अंत में अनुस्वार की स्थिति क्या होती है। अब शब्द के अंत में अनुस्वार जब आता है तो क्या होता है। फिर दोस्तों शब्द के अंत में माँ अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। अब देखिए कैसे लिखा जाता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा स्वयं। अब देखिए स्वयं यह ऊपर अनुस्वार लिखा है लेकिन प्रोनाउंसिएशन किसकी तरह हो रहा है, माँ की तरह। स्वयं हो गया। शब्द के अंत में माँ अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। अब देखिए स्वयं हुआ, स्वयं में अनुस्वार यह ऊपर लगा है लेकिन माँ के रूप में उच्चारित हो रहा है स्वयं। फिर आगे आएगा आपका अहम। अहम में भी देखिए अगर अंत में आता है तो इसका उच्चारण किस प्रकार से हो रहा है, अंत में आएगा अनुस्वार तो क्या होता है, शब्द के अंत में अनुस्वार आता है तो क्या होता है, इसका उच्चारण माँ की तरह होता है। तो दोस्तों क्लियर हुआ। अब हम आगे देखते हैं किन स्थितियों में नहीं लगाया जाता है अनुस्वार। अब हम उसके बारे में देखते हैं। अब देखिए दोस्तों मैंने समय ज़्यादा ना लगे इसलिए लिख दिया, वैसे भी वीडियो पहले से ही इतनी लंबी हो चुकी है। जिन शब्दों में भिन्न भिन्न पंचमाक्षर या द्वित व्यंजन एक साथ प्रयुक्त होते हैं वहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता ना। देखिए मैं फिर से बता रही हूँ कि जिन शब्दों में भिन्न भिन्न पंचमाक्षर, अलग अलग पंचमाक्षर, पंचमाक्षर यानी अंगा, इया, ला, ना, मा, या द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन जानते हैं आप लोग, एक ही वर्ण दो बार आए, एक पहला वर्ण आधा हो यानी कि स्वर रहित हो और दूसरा वर्ण स्वर सहित हो तो उसको द्वित व्यंजन कहते हैं। इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। एक साथ प्रयुक्त होते हैं तो वहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। अब हम लोग उदाहरण देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर पंचमाक्षर का प्रयोग है, यहाँ पर हम बिंदी नहीं लगा सकते यानी कि अनुस्वार का प्रयोग नहीं हो सकता यहाँ पे। इसी प्रकार से मैं और भी शब्द जल्दी जल्दी लिख के आपको दिखा रही हूँ। देखिए चिन्मय, देखिए दोस्तों उदाहरण वांग्मय। वांग्मय में देखिए माँ आया है, माँ आपका क्या है, पंचमाक्षर है, इसीलिए देखिए उससे पहले आपका अनुस्वार प्रयोग नहीं हुआ, अंगा प्रयोग हुआ है। फिर चिन्मय में भी इसी प्रकार से है, जन्म में भी इसी प्रकार से है, माँ है आपका पंचमाक्षर और ये देखिए ना का प्रयोग हुआ है, ये भी पंचमाक्षर है। और संपन्न में भी यही है, क्योंकि देखिए अनुस्वार का प्रयोग इसमें जन्म में कर देंगे, जब ऊपर बिंदी लगा देंगे, माँ लिख देंगे तो गलत माना जाएगा, कुछ अपने नियम होते हैं। फिर संपन्न में भी यही है। संपन्न में देखिए सा में देखिए बिंदी लगी हुई है क्योंकि ये पा आया है, पा आया है। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे समधन पन्न होगा, क्योंकि देखिए पा क्या है, पाफा बाभा माँ, पा वर्ग की ध्वनि का पंचमाक्षर क्या है, माँ है, तो इसलिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो समधन पन्न आएगा। फिर उन्मुख भी देख लीजिए आप, मुख में भी यही हाल है। फिर आपका सन्मार्ग है, सन्मार्ग में भी वैसे है। अम्मा, अम्मा देखिए आपका द्वित व्यंजन है, मैंने अभी बताया भी है। द्वित व्यंजन में भी क्या होते हैं, अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। अम्मा, चम्मच, उम्मीद। दोस्तों इसको देखने से आपकी मान लीजिए वर्तनी सुधार में भी क्वेश्चन आ जाता है तो अनुस्वार का प्रयोग के रूप में या ऐसे भी, तो आपका गलत नहीं होगा अगर एक बार इसे समझ लेंगे तो अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा और इसके विषय में। दोस्तों थोड़ा दूसरा नियम भी देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो लंबी ज़रूर हो रही है लेकिन ये ज्ञान की चीज़ें हैं, इसके लिए आपको समय देना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो इसका अंतर समझ जाएंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए यदि पंचमाक्षर या व ह से पहले आए तो उसका अनुस्वार रूप नहीं लगाया जाता। अब देखिए उदाहरण देखिए, अन्य आपका फिर है पुण्य। देखिए दोस्तों यहाँ मैंने लिखा अन्य, पुण्य, कड़व और भी लिखूंगी तुम्हें, उन्हें। अन्य में या आ रहा है,
अन्य में अगर ऊपर हम बिंदी लगा के लिखते हैं तो ये गलत माना जाएगा। तो इसीलिए इसमें नियम बता दिया गया है कि यदि पंचमाक्षर या व हा से पहले आए तो उसका अनुस्वार रूप नहीं लगाया जा सकता। अन्य हो गया, पुल्य हो गया, पुल्य में ला की ध्वनि आ रही है, देखिए बीच में लिखा है या पीछे आया है। इसमें भी कड़व, कड़व में वा देखिए आया है। पंचमाक्षर का मौलिक रूप ही इसमें लिखा जाता है, अनुस्वार रूप इसमें नहीं लगता, इसका मौलिक रूप ही इसमें प्रयुक्त होता है। तुम्हें में देखिए हा यहाँ आया आधा माँ, अब तुम्हें में हम तुम पे बिंदी थोड़ी लगा सकती, गलत हो जाएगा एकदम। उन्हें में भी यही हाल है, उन्हें भी इसी तरह लिखे जाता है। तो देखिए ये दोस्तों छोटे छोटे नियम हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ और आगे भी मैं आपको बताऊँगी। आगे देखते हैं स्टूडेंट, देखिए यदि अंतस्थ या रा ला वा या ऊष्म व्यंजन श, श, सा, हा के पूर्व सम उपसर्ग आए तो माँ के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है ना। फिर से मैं बता दूं, देखिए ये नियम भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि अंतस्थ या रा लावा, ये अंतस्थ व्यंजन है अपना या रा लावा, और अंतस्थ व्यंजन या फिर ऊष्म व्यंजन कौन कौन सा है, शा, सा, सा, हा के पूर्व सम उपसर्ग आए, क्या है, सम उपसर्ग आए तो माँ के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। अनुस्वार यानी आप ये चिन्ह देख रहे हैं ना, इसका प्रयोग होता है। और ये बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि जैसे संसार का संधि विच्छेद पूछ लिया। अगर आपको ये उपसर्ग वगैरह के नियम पता होंगे, आप जानते होंगे, तो आप संधि भी थोड़ा बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि संधि विच्छेद संसार का होगा समधन सार। सही है। दूसरा मैं लिखूंगी संरक्षक, तीसरा वर्ड मैं लिखूंगी संलाप, चौथा मैं लिखूंगी संवाद। तो देखिए दोस्तों, मैं इसमें से आपका सम उपसर्ग अलग करती हूँ। ये सम उपसर्ग के योग से बना है। देखिए सम, धन, यम, आपका संयम। संरक्षक में देखिए सम, धन, रक्षक, आपका सम, धन, वाद, संवाद। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। मैंने आपका यहाँ पर देखिए अलग करके उपसर्ग को अलग करके दिखा दिया। देखिए कैसे है इसमें, इसका क्या था, यदि अंतस्थ या रा लावा या ऊष्म व्यंजन श, स, सा, हा के पूर्व सम उपसर्ग आता है। देखिए यहाँ पे या भी है, र भी है, ला भी है, वा, इसके पूर्व सम उपसर्ग आया है। सम में सा के ऊपर बिंदी है, सम उपसर्ग आया है। यहाँ पे देखिए श भी है, रा भी है, और मुझे हा वाला वर्ड ज़्यादा मिला नहीं दोस्तों, तो केवल सा, सा का मिला है। तो देखिए दोस्तों, मैंने उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया। ये देखिए संयम लिखा है, संयम को मैंने अलग अलग किया। सम, धन, यम, संयम हो गया आपका। और देखिए इसमें या, रा, लावा अंतस्थ ध्वनि और अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के आगे सम उपसर्ग आया है, बिंदी के माध्यम से सम उपसर्ग आया है। तो जब इसको अलग अलग करेंगे तो माही लिखा जाएगा, माही लिखा जाएगा। देखिए समधन, यम, संयम, समधन रक्षक, संरक्षक, समधन लाभ, संलाप, समधनवाद, संवाद। तरह होगा समधन शोधन यानी संशोधन, फिर समधन सार यानी संसार, समधन वाहक यानी संवाहक। इधर मैंने दोस्तों स्पेस थोड़ी कम थी, इसलिए मैंने पूरा नहीं किया। मैं इसका भी आपको करके दे। इसमें भी देखिए सब पे सम उपसर्ग है। अगर आपका लिखने में आ जाए कि कौन सा उपसर्ग इसमें प्रयोग किया गया है तो आप इसको आराम से बता सकते हैं। अगर इस वीडियो को देखे होंगे, आप अच्छे से समझे होंगे, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सम उपसर्ग छिपा हुआ है इसमें, और बिंदी के माध्यम से आपको पता चल सकता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।